नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि राहु एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में कुंभ राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आज का प्लैनेट कहा जाता है, कलयुग का प्लैनेट कहा जाता है। बिना राहु की कृपा के हमें आज के समय के जितने भी प्रोफाइल, जो चाहे अच्छे पॉलिटिशियन की बात करें, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करें, एक अच्छे डिप्लोमेट की बात करें, एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर की बात करें, राहु की कृपा बिना वो नहीं मिल सकता है। और राहु के पास कई जबरदस्त गुण भी हैं और दोष भी हैं। दोष प्रभावशाली ढंग से तब दिखाई देते हैं जब राहु किसी शुभ प्लैनेट को उसकी जो शुचिता है, उसकी शुद्धता को ग्रहण लगाने में कामयाब हो जाता है। याद रखिएगा, सूर्य के साथ राहु का इतना दोष नहीं माना जाता जितना ज़्यादा दोष शुक्र के साथ या गुरु के साथ दोष माना जाता है। और ये भी देखना पड़ेगा किस हाउस में बैठकर ये डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे मान लीजिए राहु सूर्य के साथ बैठकर सप्तम भाव में दोष, ये सबसे बड़ा दोष है। मैंने बोला ना, हमारे जीवन में एक अच्छा तप, मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य कहाँ से निकलता है। हम हमेशा दूसरों से कुछ हमें मिल जाए इस फिराक में रहते हैं, खुद तपस्या की बात नहीं करते हैं। इसको सबसे बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है राहु। हमारे जीवन में पति पत्नी के सुख को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। देखिए, अगर गुरु प्रभावित होगा या गुरु के साथ बैठ जाएगा राहु तो ठीक है, शिक्षा में व्यवधान लगा देगा, लीवर संबंधी समस्याएं खड़ी कर देगा। और क्योंकि गुरु एक प्रकार से हमारे मोरल वैल्यू का भी ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है, ज्ञान का घ्रोतक माना जाता है, ज्ञान को थोड़ा कम कर देता है। लेकिन एटलीस्ट उसने शुक्र को बख्श दिया तो जो भी हमें प्रेम करने वाला है वो हमारे साथ चल सकता है। और मैंने बोला ना, तपस्या का बल, तप का बल यहीं से सबसे ज़्यादा निकलता है। तप बल कहाँ से निकलता है? किसी भी धर्म में आप पूछिए कि सबसे बड़ा तप क्या है, कहता है अगर कोई व्यक्ति पतिव्रत या अपने ब्रह्मचर्य का, शुद्धता का पालन कर सकता है, उससे बड़ा तपस्वी नहीं कोई। दूसरा बल हमारी जीभ, इस पर काबू रखना। कोई कह रहा है सर ये कोई तप है? भाई जिसने कभी करा ही ना हो उसको तो मजाक ही लगेगा। और मेरा बात सुनिएगा, जीवन कभी भी कोई 1 साल या 2 साल देखकर नहीं उसका फल निकाला जाता है। जीवन बहुत बहुत बड़े, जब हम D1 चार्ट की बात करते हैं तो हम ओवरऑल लाइफ की बात करते हैं। 100 साल 90 साल का इतना बड़ा जीवन है। आपने देखा सर, ये तो जीवन में कभी भी 7th हाउस को लेकर शुद्ध नहीं रहा, इसके ना जाने कितने अनैतिक संबंध रहे, फिर भी इसके जीवन में ऊंचाइयां बढ़ती जा रही हैं। तो क्या उसको देखकर आप भी ऐसा करने का विचार कर रहे हैं क्या? याद रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा नेवर बी डिस्ट्रॉयड। आपके कर्मों का गलत हो, अच्छा फल हो, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता जब तक आप उस अकर्म वाली सोच तक नहीं चले जाते। वो अभी हम साधारण परिस्थितियों में तो नहीं पहुंच पाए हैं कि हमें किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उससे मिलने वाले फल का मोह हम त्याग दें। तो मतलब साफ है, बुरा कर्म किया है, आप नोट कर लीजिए, फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा, 100% मिलेगा उसका। जब तक उसके पूर्वजों का बल उस पर है, आशीर्वाद लगा हुआ है, वो चल रहा है, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और फिर लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब आप यार किससे झूठ बोल रहे हैं? आपने गलत किया है, उसका फल आपको मिला है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं किया है तो फिर आप उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, और उस पर क्वेश्चन मार्क करना बनता ही नहीं है। याद रखिए, आइडियल फॉर्म वो है और वो कभी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, मेरे जीवन में भी बहुत कष्ट आए, लेकिन मैं ये कहकर पल्ला झाड़ लूं कि नहीं सर मैंने तो कभी गलतियां ही नहीं की, ये तो गलत है, ये ऐसा क्या है। आप याद रखिए, सारे तप यहां से निकलते हैं। आप कोई तपस्या नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको अपना बना लीजिए। कहता सर दिल है कि मानता नहीं, भोजन तो करना ही पड़ता, अलग अलग स्वाद खाने का मन करता है, खाइए आप, आपको जो भी डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना है या और अलग अलग कंपनी है, जो भी है आपका। लेकिन 7th हाउस, शुद्धता, अपने पत्नी व्रत प्रतिव्रत का पालन कीजिए। देखिए आप दूसरों को वरदान देने के काबिल बन जाएंगे। आप
कहाँ हम भीख मांगते फिरते हैं, कोई बाबा जी मिल जाए हमें, कोई ऐसी बूटी सुंघा दे, हमारा जीवन बदल जाए। कुछ नहीं होने वाला है। जो भीख मांगता रहेगा जीवन में भिखारी बन जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसको मजबूत कीजिए, देखिए फिर बल मिलता है कि नहीं मिलता है कुछ। तो राहु केतु इसको प्रभावित अगर कर दें, और कोई भी शुद्ध ग्रह जो शुभ माने जाते हैं लाइक बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये अगर पिट जाएं तो फिर गया आप जीवन। अब यहां पर कुंभ राशि का राहु है, तो जब कुंभ राशि का राहु यहां बैठता है तो आपके मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छा होता है। जीवन में जो भी आपकी इच्छा पूर्ति है वो करवाता है जबरदस्त। कुंभ राशि में इसको स्वग्रही जैसा माना जाता है। आप देखिए, जैसे शनि कमजोर अवस्था में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी इसकी लॉर्डशिप राहु खुद हैंडल करता है। कहते कोई बात नहीं है, मतलब इसको कैसे ट्रीट करना है, जैसे इस राशि का ही स्वामी बैठा है राहु यहां पर। और शनि मजबूत है फिर तो कहना ही क्या। शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और इस राशि का स्ट्रक्चर भी बड़ा मायने रखता है। आपको पता है कुंभ राशि सबसे प्रेम की बात करता है। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो कई बार भ्रम देती है कर्क राशि की तरह। श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिलल सबके साथ चलने वाला, वो राहु यहां बैठ गया तो इच्छा पूर्ति यहां से दिखाई देती है। क्लियर हो गया। तो राहु सभी चीजों से इच्छा पूर्ति की बात करता है। आपके जीवन में हर चीजें आए देने लगे तो स्पेशली राहु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी इंडस्ट्री से आपको जीवन में लाभ होता दिखाई देता है। क्लियर हो गया। बहुत ही टेक्निकल प्लैनेट है जो आपके जीवन में आपको लाभ देने के लिए आ गया। और जब 11वें, मतलब कुछ ही हाउस ऐसे हैं जहां राहु इतने एकदम निर्दोष होकर बैठ जाते हैं। इनफैक्ट 11th हाउस तो ऐसा हाउस है, ये आपने कई बार सुना होगा, कि जो कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। एक दो मित्र की से मिला हूं मैं जिसके 3-3, 4-4 प्लैनेट 11th हाउस में बैठे हैं। जो उन्होंने तय किया है उसको उसने हासिल भी किया है। क्लियर। तो अभी राहु यहां बैठकर दृष्टि कहां जमा है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपके इनिशिएटिव बड़े अच्छे होते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो आपके लिए उठाए गए कदम है बड़े पॉजिटिवली उठाते हैं। छोटे भाई बहनों को थोड़ा नाराज जरूर करेंगे बट सेपरेट होने वाले नहीं है, बिकॉज एक तो राहु भी इतना एग्रेसिव होकर नजर नहीं मार रहा है, दूसरा ये राशि का भी सपोर्ट पूरा है राहु को। तो नाराज होना अलग बात है, अलग नहीं होंगे। लेकिन तो अगर बुध कमजोर हैं तो फिर ये आपकी ईसोफेगस, आहार नाल, सांस की नली में समस्या खड़ी कर सकता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि तीसरा हाउस, चौथा हाउस अगर अफेक्टेड है तो कोरोना या जो भी सांस की बीमारियां हैं उनमें जल्दी आप अफेक्टेड होंगे। इसके साथ साथ बुध और चंद्रमा जैसे प्लैनेट अगर कमजोर हो तो आदमी हार मान सकता है इन बीमारियों में। बुध आपके बाय डिफॉल्ट काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है, और नर्वस सिस्टम जो ब्रीदिंग एक्शन को भी कंट्रोल करता है, हमारे मोटिवेशन लेवल को भी कहीं ना कहीं बनाए रखता है, और चंद्रमा हमारे मन का भी और ब्लड का भी स्वामी है। तो ये दो प्लैनेट और ये दो हाउसेस बहुत ज़्यादा बुरा कर सकते हैं व्यक्ति के इस प्रकार के सांस की नली या फेफड़ों में इन्फेक्शन को। 5 6 7 अभी राहु की दृष्टि आपके पढ़ाई में व्यवधान डालती है, आपके डिग्री को इनकम्प्लीट करवा सकती है। अगर सूर्य मजबूत अवस्था में तो ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे किसी महिला की कुंडली है और महिला की कुंडली में जब दशा चल रही है कोई राहु की अंतर्दशा, उस समय उसको उसका ऑपरेशन, सर्जरिकल ऑपरेशन हो सकता है, या एंडोस्पर्म डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो भ्रूण है माँ के गर्भ में वो खत्म हो सकता है। 7 8 9 राहु की ये दृष्टि, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो थोड़ा अच्छा माना जाएगा, लेकिन आपके प्रेम संबंधों को खराब कब करेगा, जब शुक्र मजबूत अवस्था में नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखने की राहु अभी बड़े अच्छे मूड में बैठा हुआ है कुंभ राशि में, तो इन दृष्टियों के बुरे भाव का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है फिर अगर राहु बहुत अच्छी स्थिति में है। तो कुल मिला के देखा जाए तो राहु इस हाउस में अच्छे फल है। लेकिन देखिए, एक एवरेज लाइफ चाहने वाले व्यक्ति के लिए ठीक है, उसने चाहा था मैं ज़्यादा कष्ट ना आए, लेकिन एक आदमी चाहता है मेरे जीवन में मतलब ऐसे बदलाव आए, ऐसे राजयोग आए, मतलब एकदम जमीन से आसमान पर पहुंच जाए।
तो भैया बहुत मेहनत कर, अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ती है। मैंने आपको बताया जान दांव पर कहाँ लगी, मेष लग्न में। तो अगर मेष लग्न का जातक दूसरे प्लैनेट के सपोर्ट से बच जाता है तो जीवन का शुरुआती पार्ट तो सच में उसका दयनीय रहा है। मतलब एवरेज नहीं, बिलो एवरेज नहीं, दयनीय बहुत। मतलब मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया आपको मैंने, महादेव रक्षा करे तभी बच पाता है कोई संतान। राहु यहां बैठता है तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन अगर वो बचता है तो अपने गांव नहीं, अपने शहर नहीं, अपने राज्य नहीं, अपने देश में नाम रोशन कर सकता है। इतना ज्यादा बली हो जाता है। राजा ही अपराधी पर जिस प्रकार उस पर जो पीड़ा से वो हो जाता है, मतलब द्रवित हो जाता है कि यार इतना ज़्यादा पीड़ा, इसको छोड़ो, मैं इसको अजय करता हूँ या उसको क्या बोलते निर्भय करता हूँ। तो इस प्रकार की भावना मेष लग्न में देखने में आती है। एकदम अलग प्रकार का मौत के मुंह से बाहर निकल कर आता है व्यक्ति। लेकिन एक सेटिस्फाइड जॉब, एक सेटिस्फाई अर्निंग, ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई देती। अपना अपना प्रोफाइल है, कोई खराब या अच्छा नहीं। तो ज्योतिष की दृष्टि में अगर किसी को ज्योतिष अच्छे से आती है, कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता भैया तेरा जीवन खत्म है। भैया क्यों खत्म है? भगवान ने थोड़ी दी है ये कुंडली, आपको आपने खुद बनाई है ना, तो खुद चेंज भी कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को जब हमने कंसल्ट किया, उनका नजरिया अष्टम भाव को लेकर बहुत खराब था। अब इसकी पॉजिटिव बातों को बताया, अभी वो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर ऐसे हैं जिनका अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स रहा। देखने में ऐसा लगा कि ख़राब है वो, लेकिन जब वो डिकोड किया तो पता लगा जो भी जीवन में बने हैं हम सब अष्टम भाव से बने हैं। कोई भी भाव, कोई भी कुंडली, कोई भी राशि अभी मैंने कुछ बात बताई थी वृश्चिक राशि की भी, कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक राशि वालों ने भी कई किले जीत रखे, कई किले फतेह किए हुए। तो दोस्तों कुल मिला के राशि के हिसाब से कुंभ राशि में राहु का फल जबरदस्त होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।